नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश को नफरती आग में झोंकने की साजिश, कट्टरपंथ और जिहाद को हवा देकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश, आतंक के जरिए देश को तोड़ने का मंसूबा पालने वाले पीएफआई पर सरकार ने नकेल कस दिया है। सैकड़ों जगह रेड और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। पीएफआई पर बैन लगने की खबर आते ही कुछ ही घंटों में धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने विरोध का मोर्चा संभाल लिया है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत आरएसएस का नाम लिए बगैर उस पर बैन की मांग कर डाली, तो पटना में लालू यादव ने इमरजेंसी में आरएसएस पर बैन की बात दोहराते हुए इसे हिंदू मुस्लिम राजनीति से जोड़ दिया। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने सवाल उठाया कि जब देश में नफरत फैलाने वाले पीएफआई पर बैन, तो आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों नहीं। उधर उत्तर की राजनीति से ज्यादा दक्षिण की सियासत में दिलचस्पी लेने वाली कांग्रेस ने इसे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा और चुनावी स्टंट बता दिया है। हमारा सरकार से पूछना यह है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, ऐसा पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे, और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं, और एक बजा बजाते रहते हैं टीवी पर रोज़, ये बजा बजा रहे हैं। तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है। तो आपने सुना किस तरीके से इस पूरे मसले पर अब राजनीति हो रही है। तो वहीं पीएफआई बैन पर आरएसएस का भी पहला रिएक्शन सामने आया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी संगठन है, हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। पीएफआई की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी, जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है, और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए, और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, अंबर जैदी, सामाजिक एक्टिविस्ट, सैयद हसानुल हक, राजनीतिक विश्लेषक, राशिद खान, नेता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले राशिद खान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अगर किसी संस्था के तार आतंकवाद से जुड़े हुए मिलते हैं, अगर वो देश को नुकसान पहुंचा रही है और उस पर बैन लग जाता है, तो आपत्ति किस बात को लेकर है? इसमें ध्रुवीकरण कहां से नजर आ रहा है कांग्रेस को? देखिए, फिल वक्त जो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैन लगा डाली है पीएफआई पे, तो बिल्कुल अगर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी नेशनल रहती है और अनलॉफुल एक्टिविटीज में मुलविस रहती है, उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। पर मेरा सवाल है बीजेपी की हुकूमत से,
अगर से वाकई में ये पॉलिटिकल एक गिमिक नहीं है और वाकई में अगर से मुल्क की सलामती, पीस, हार्मनी के बारे में बीजेपी की हुकूमत सोच रही है, तो दूसरे भी जो तंजीम है, जो दहशतगर्द चीजों में मुलविस है, जो एंटी नेशनल है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाइए। एनआईए अगर पीएफआई को क्रैकडाउन करी तो साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रैकडाउन करिए। क्यों बोले तो पहली बात तो ये ठीक, राशिद खान जी, ये मैंने पॉइंट सुनिए सर, ये आपका पॉइंट मैंने सुन लिया कि आप जो दूसरी संस्था है उस पर भी कार्रवाई करिए, लेकिन मुझे बताइए, आप सहमत हैं पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है? कांग्रेस सहमत है, स्वागत कर रही है इसका कि पीएफआई पर बैन लगना बहुत अच्छा कदम है देश के लिहाज से? स्वागत कर रहे हैं आप सर? देखिए, जो भी मुल्क के खिलाफ जाते, पीएफआई की बात करिए, पीएफआई की बात करिए सर। राशिद खान जी, पीएफआई पर बैन लगना आप इसे स्वागत योग्य मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही, एविडेंस के बुना पे कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, कोर्ट का जरा इंतजार करना पड़ता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कंप्लीटली मजम्मत करता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। जो भी दहशतगर्द तंजीम हमारे मुल्क के दो बातें नहीं कर सकते आप सर, या तो आप राइट हो सकते हैं या तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। आप ये आप दोनों साइड को पकड़कर नहीं चल सकते हैं ना। या तो आप स्वागत कर दीजिए या तो आप कह दीजिए कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। देखिए, गलत तो नहीं हुआ। हाँ। जो भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही, हम उसके हित में बात कर रहे। कहे तो ये हमारी मुल्क की सालिमियत की सवाल है, इंटीग्रिटी की सवाल है, हार्मनी पीस का सवाल है, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो स्वागत कर दीजिए राशिद खान जी। एक छोटा सा ही शब्द है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि एनआईए की कार्रवाई देश में पीएफआई पर लगे बैन का मैं स्वागत करता हूं। बड़ी छोटी सी लाइन है, देश की चिंता है आपको, कर दीजिए। देखिए, ऑब्वियसली जो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहते उसके ऊपर अगर बैन लग रहा तो हम वेलकम ही करेंगे ना, हम वेलकम ही करेंगे। मगर साथ ही साथ हम ये भी बोलते कि अगर से कोई पॉलिटिकल गिमिक है बीजेपी का है और अगर से बीजेपी वाकई में ठीक है राशिद खान जी, स्वागत करेंगे। पीएफआई का नाम लेने से आपको परहेज क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर कपिल जी, आप राशिद खान जी की बात भी सुन रहे हैं। इस देश में अगर एनआईए कार्रवाई कर रही है और किसी एक संस्था पर बैन लगा दिया गया, राशिद खान जी एक सेकंड, अब अगर किसी संस्था पर बैन लगा दिया गया है, चूंकि वो देश के खिलाफ थी, देश को नुकसान पहुंचा रही थी, तो उसमें राजनीति कैसे ढूंढ लेते हैं लोग? देखिए, मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा और थोड़ा विस्तार से देना चाहूंगा। इनको ही बताना चाहूंगा एक बात कि जो ये बैन लगते हैं इस प्रकार के संगठनों के ऊपर, इनके कांग्रेस रिजीम में भी लगे हैं और ये खुद जाके फाइलों को होम मिनिस्ट्री में देख लें कि वो बैन किसी या तो ये कहें कि इन्होंने भी सिमी पे पॉलिटिकल गिमिक की वजह से बैन लगाया था। ये बैन जो लगाए जाते हैं ये राष्ट्र की जो एजेंसीज होती हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेवार हैं, उनकी रिपोर्ट पे और उनके उस पे लगाया जाता है। और अजीत डोवल एक ऐसा आदमी है ऐसे आज हमारे इस देश के अंदर जिसने कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया है, जिसने चंद्रशेखर के साथ भी काम किया है, जिसने औरों के साथ भी काम किया है। वो राष्ट्रवादी आदमी है, वो राष्ट्र की देखता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं देखता। और आप इतिहास गवाह है इस चीज का, आपके सामने अपने कांग्रेस के उनसे पूछ लीजिएगा। अब मेरी एक बात सुनिए, जनाब, मुझे सवाल नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपको बता रहा हूं एक बात। आप जो पॉलिटिकल गिमिक कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा इतना विश्वास है अपनी देश की इन संस्थाओं के ऊपर। देखिए, अगर इन संस्थाओं की रिपोर्टों को माना जाता तो इंदिरा गांधी जी का कत्ल नहीं होता। अगर इनकी रिपोर्टों पे ध्यान दिया जाता तो राजीव गांधी के ऊपर तमिलनाडु के अंदर बम से विस्फोट नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप लोग एजेंसी, और सुनिए एक बात और बता दूं मैं आपको, 71 के बाद से महात्मा गांधी का कत्ल भूल जा रहे हैं आप। किनका? आप महात्मा गांधी के कत्ल के बारे में भी अरे देखिए, फिर आप पॉलिटिक्स पे आ गए। मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, इस समय की और एजेंसीज की बात कर रहा हूं। और सुन लीजिए, महात्मा गांधी पे भी सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी कि उनकी जान को खतरा है। आपके चाचा नेहरू ने क्या किया था? प्रधानमंत्री होते, मुझे जवाब दीजिए। अगर आप महात्मा गांधी की बात लाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पहले से मौजूद था कि उनकी जान को खतरा है। आपके चाचा नेहरू ने क्या किया था? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में मत पड़िए मेरे साथ। आप बड़े पीछे बैकफुट पे आ जाएंगे, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की बात करेंगे मेरे से। तो एक बात और सुन लीजिए मेरे से, 1971 से, खतरा रहता। अरे सुनिए जनाब, सुनने का मादा रखिए, आप पे जवाब नहीं होता, डिरेल मत करिए डिबेट को। 1971 से हमारी एजेंसियों ने लगातार ये रिपोर्ट दी कि नेपाल के रास्ते चीन जो है देश में नक्सलवाद फैला रहा है। उनकी रिपोर्टों को एक तरफ रख दिया गया
और नक्सलवाद जो है वो बिहार और यूपी से होता हुआ आंध्रा और महाराष्ट्र तक नीचे पहुंच गया। जरा उन फाइलों को भी उठा के देख लीजिए, अपने ही कांग्रेस के गृह मंत्रियों से पूछ लीजिए कि उन्होंने इन एजेंसी की रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं लिया। और आखिरी बात कहूंगा, सुनिए, जब कहीं बम फट जाता है तो आप कहते हैं एजेंसियां सो रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, और आज जब एजेंसी के कहने के ऊपर एक्शन होता है तो आप कहते हैं कोर्ट तय करेगा। अरे भाई, कसब के बारे में भी सबको मालूम था ये पाकिस्तानी है, कसब के बारे में भी ये मालूम था कि उसने गोलियां चलाई हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने उसको पूरा रास्ता दिया अपने डिफेंस करने का। ये है भारतवर्ष। ठीक है, आपने समझाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और इसका राशिद खान जी आप ही बोलते रहेंगे डिबेट में, बाकी भी तो मेहमान है ना मेरे, चर्चा करने दीजिए मुझे। आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, मर्यादा रखिए सर, थोड़ी सी डिसेंसी रखिए। शाहीन कौसर जी, बेशक एसडीपीआई के नेता हमारे साथ हैं। शाहीन कौसर जी, ये जो कार्रवाई हुई है देश में, पीएफआई पर बैन लगा है, स्वागत कर रहे हैं क्या आप इसका, या फिर आपको भी ध्रुवीकरण नजर आ रहा है, या एक पक्ष पर गलत कार्रवाई नजर आ रही है? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और संविधान है, न्यायपालिका है, उससे जो है हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा न्याय होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो है ये बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तथ्य सबूत के आए हुए, कोर्ट का जजमेंट अभी बाकी है, कोर्ट का जजमेंट अभी नहीं आया है, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, इतनी भी जल्दी क्या है। क्या बात है। और इसके बाद जो है अगर मुजरिम है तो जाहिर सी बात है मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। और जो आतंकवादी है, चाहे देश का कोई भी हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी पार्टी हो, अगर गलत कर रही है और देश में नुकसान पहुंच रहा है, देश में रहने वाली जनता को अगर नुकसान पहुंच रहा है, तो इसका सपोर्ट देश में कोई भी नहीं करेगा। अच्छी बात है सर। शाहीन कौसर जी, एक सेकंड, आपने सबूतों की बात करी, एक मिनट मैं आपकी जानकारी में ला दूं मैडम। जो एनआईए ने ये जांच की थी, जो छापेमारी की थी, 2 बार छापेमारी हुई, 106 लोग एक बार गिरफ्तार हुए, 247 एक बार गिरफ्तार हुए, इसमें बहुत सारे सबूत मिले, आईएसआईएस से जुड़ाव मिला, टेरर फंडिंग की बात सामने आई, यहाँ पर रेडिकलाइज करने की बात आई युवाओं को। आप नहीं चाहती कि जो लोग एक वर्ग को रेडिकलाइज कर रहे हैं, देश के प्रति नफरत फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो गई तो आप स्वागत कर दें? अगर ये देखिए तथ्य है और ये इसी को सबूत का आधार मान लिया जाए और इसी पे अगर फैसले सुना दिए जाए तो बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे आधार हैं और बहुत सारे सामने प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं और बहुत सारे उसमें कंफ्यूजन भी हैं और लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं। बात कर लूंगी उन समस्याओं पर भी एक दिन, मैडम मैं अलग से चर्चा बुला लूंगी उन प्रॉब्लम्स पर। मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं सुनिए एक सेकंड से, मैं बुला लूंगी उस पर भी चर्चा। आप जिन अलग मसलों की बात कर रहे हैं, जिन संस्थानों की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपको बुला लूंगी एक दिन चर्चा करने के लिए। अभी फिलहाल मुझे आप पीएफआई पर जवाब दीजिए, नाम लीजिए कि पीएफआई के खिलाफ जो सबूत मिले वो गलत थे और इसके आधार पर अगर कार्रवाई हुई है तो अच्छी बात है, कह दीजिए एक बार। नहीं, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं कि आप कह दीजिए। भाई मैं समझ रही हूँ, मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ देश की, मैं समझ रही हूँ कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या सही हो रहा है, लेकिन अपनी जबान मेरे मुंह तो नहीं डाल सकती। मैं बिल्कुल नहीं डाल सकती शाहीन कौसर जी। फिर आप मुझे हवाला भी नहीं दीजिए कि इस देश के कानून, इस देश की न्याय, इस देश की एजेंसियों पर आपको भरोसा है, फिर आप मुझे ये भी मत पाठ पढ़ाइए। अगर भरोसा है तो फिर आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि एसडीपीआई पीएफआई की वजह से हमेशा बदनाम होती है, उसी का पॉलिटिकल विंग कहा जाता है। पूरा भरोसा है, इन्हें उस पीएफआई पे भरोसा है जिसके लोग एक टीचर के हाथ काट देते हैं जाकर के, इन्हें उस पीएफआई पे भरोसा है। कोर्ट से जो जजमेंट आएगा पूरे देश के लिए ठीक है शाहीन जी, आप इंतजार करते रहिए कोर्ट का, लेकिन सेलेक्टिव होना इस देश के लिए कितना खतरनाक है ये हमने बीते कई दिनों में देखा है। अंबर जैदी जी, आप शाहीन कौसर जी की बात सुन रही हैं, उन्हें कोर्ट पर भरोसा है लेकिन एनआईए पर भरोसा नहीं है, उन्हें भी लग रहा है ये प्रोजेक्टेड है, अगर मगर की जो राजनीति है वो आप देख रही हैं। प्राची, हम सब यहीं पे और कोई कहीं नहीं जाने वाला, जब कोर्ट का फैसला आएगा ना तब आप इनका ये भरोसा देख लीजिएगा, तब बोलेंगे कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल फैसला
है, ये बीजेपी आरएसएस के दबाव में कोर्ट ने फैसला दिया है। तो आप, ये कोई पहली बात नहीं है कि जब कोई फैसला नहीं आता तो पहले कहा जाता है कि हमें देश की न्याय व्यवस्था पर, लोकतंत्र पर बड़ा भरोसा है, जब फैसला आ जाता है तो कहते हैं कि हमें इस फैसले से इतराज है, हम दोबारा चैलेंज करेंगे। तो एसडीपीआई, जो कि उसका एक पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, जो उनका बड़ा बेटा है, छोटा बेटा सीएफआई है, बेटी उनकी एनडब्ल्यूएफ है, तो ये लोग पीएफआई का एजेंडा पैडल करते हैं। ये लोग, उनकी तैयारी है कि वही एजेंडा लेकर भारत की पार्लियामेंट में घुस जाएं और पूरे देश में जो उनको एक इस्लामीकरण करने का इनका पूरा एजेंडा है उसको पूरा करना चाहते हैं। ये किस मुंह से पीएफआई के खिलाफ बोलेंगी? ये लोग इतनी सारी कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोर्ट ने बोला है, अभी रिसेंटली हिजाब के उसमें मामले में बात करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि ये पूरा मामला पीएफआई का पैडल किया हुआ है? उनका ये पूरा नैरेटिव पूरे देश में जो अशांति फैलाई गई, चाहे सर्तन से जुदा की बात हो, झारखंड वाला लव जिहाद का केस हो, दिल्ली राइट्स हो, चाहे सीएनआरसी की बात हो, कितने सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट, समय समय पर हाथरस में भी कितने सारे पीएफआई के एक्टिविस्ट पकड़े गए। कोई एक बोलेगा इसमें से नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। जब कोर्ट का फैसला आता है तो ये यूटर्न मार के पहुंच जाते हैं, फिर अपना विधवा विलाप करते हैं। तो आप लोग ये रात 12 बजे जो सुप्रीम कोर्ट खुलवाने पहुंच गए थे। बिल्कुल, ये आतंकवादियों के लिए रात को बीच में आप कोर्ट खुलवा लेते हैं। बंबई में उसका मजार बना रहे थे, याकूब मेनन का मजार बना रहे थे बंबई में। आप लोग कहां से मुसलमानों की आप करते हैं, कौन से आपके नेता बन जाते हैं मुसलमानों के? हम लोग आप जैसे लोगों को रिजेक्ट करते हैं। भारत का मुसलमान भारत के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। वो लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत के हर मुसलमान पर आतंकवाद का टैग लगाते हैं। एक एक करके बात करेंगे, आपकी बात मुझ तक पहुंच नहीं रही है। शाहीन कौसर जी, आपकी बात मुझ तक पहुंच नहीं रही थी। एक एक करके मेरे मेहमान जब बोले तो बीच में आप इंटरवीन मत करिए, मैं आऊंगी आपके पास, आप फिर उस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन हसनुल हक साहब, आप तो सारी बातें सुन रहे हैं, आप स्वागत करेंगे क्या? सर, मेरा तो बड़ा बेसिक सा सवाल है सभी से ये कि क्या आप स्वागत करेंगे जो कार्रवाई हुई है इस देश में पीएफआई पर 5 साल के बैन को लेकर? प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आज बर्थ एनिवर्सरी है शहीद आजम भगत सिंह जी की, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं, नमन पेश करता हूं। मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा पीएफआई को आज बैन किया गया, पीएफआई को 8 साल पहले ही बैन कर देना चाहिए था। मैं स्वागत करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। पीएफआई देश की एकता अखंडता को आपने मेरे सर के ऊपर लगा दिया था, मैं माजरत के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आपने कि पीएफआई बैन के खिलाफ, मेरे बैन के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल है, अच्छी बात। देश की एकता अखंडता वो हटा दीजिए मैम प्लीज, हटा दिया सर, हटा दिया। देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला कोई भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन एक आंख से हम देख रहे हैं, एक आंख को बंद कर रहे हैं, ये चीज नहीं अच्छी चीज है। जैसे सरदार पटेल जी ने, मेरी बातों को रखने दीजिए मैम, सरदार पटेल जी ने जो देश के पहले आतंकवादी संगठन आरएसएस को बैन किया था, वैसे ही एसएस को भी बैन करना चाहिए। बहुत अच्छा। अभी एक मैं आपको वाकया सुनाऊं। अलीगढ़ में एक नरभक्षी नरसिंहानंद, वो गया हुआ था नरसिंहानंद, और जिसको भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अभी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न्यू इंडिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर मुझे न्यू इंडिया दिखता है, और वो जा रहा है अलीगढ़ में और जाके कहता है कि अलीगढ़ पे बम मारना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बम मार देना चाहिए। ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई होगी? उनको कब जेल के अंदर डाला जाएगा? एनएसए यूएपीए लगा के? हमारे देश की एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है वो, भाई बीएचयू एएमयू ये सब है जाके। लेकिन देखिए, सिर्फ एक पे कार्रवाई करने से नहीं चलेगा। अब देखिए मालेगांव बम ब्लास्ट आप देख लीजिए, उसमें देखिए, एक सेकंड, ठीक है, हसनुल हक साहब, तो सर इस बात पर तो धीरे धीरे करके एक मिनट सुनिए ना सर, पीएफआई को बैन करने में कितने साल लग गए? कितने साल पुरानी ये मांग है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं मिले, जब तक सबूत नहीं मिले, दस्तावेज नहीं मिले, पुख्ता जानकारी नहीं मिली, तब तक बैन नहीं हुआ सर। एक वर्ग था जो बड़ा मुखर होकर बोलता था कि पीएफआई को बैन करिए, बैन करिए, बैन करिए। तो अगर एक गंदगी को खत्म किया जा रहा है तो दूसरी जो आप जिक्र कर रहे हैं, आपके मुताबिक अगर प्रूफ है, अगर दस्तावेज है, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। भरोसा रखिए एजेंसियों पर। बिल्कुल, मुझे तो भरोसा है, ठीक है। एजेंसियां काम करती है, मैं थोड़ा सा बता दूं, वकील भी हूं मैं। एजेंसी अगर काम करती है, अगर किसी चीज पे रिपोर्ट देती है, उसके बाद न्यायपालिका भी है। अभी मुलजिम कहा जाएगा कोई भी, अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर है साध्वी प्रज्ञा भी है, मालेगांव बम ब्लास्ट की दोषी थी, उसको पहले मुलजिम कहा गया था, बाद में मुजरिम कहा गया था।
ठीक है। तो हसनुल अभी हक जैसे साहब आप एक बैन चीज कर में रही- लेकिन मैम, लगाकर मैम, जो मैम, आप मैम, सेंटेंस ले आते हैं ना लेकिन- सर, आपकी लेकिन से सारी आप बातें ऐसी जीरो हो कर रही जाती हैं, हैं। मैम। कैसी आप जीरो बातें तो होनी ही नहीं है मैम। आपको लेकिन से परेशानी है, लेकिन आरएसएस से परेशानी नहीं है। आपको पीएफ से मैं कौन होती हूँ हसनुल हक साहब? अरे, मैं सर मुझे हंसी आ रही है आपकी क्यों बातों पर, परेशानी हो रही है? मुझे हंसी आ रही है आपकी बातों पर। मैं कौन होती हूँ सर ये डिसाइड करने वाली? हंस लीजिए आप मैम। देश आपको मैं पता नहीं होना होती चाहिए, सर आप डिसाइड बहुत करने वाली। ना ईमानदार तो ये इंसान आप तय हैं। करेंगे यहाँ बैठकर, ना मैं तय करूंगी यहाँ बैठकर। आप इतना ये अच्छा क्यों करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन है आपको मालूम जिसके होना 100 चाहिए। से ज्यादा पहले सदस्यों पर आतंकवाद के मुकदमे चल रहे थे। ठीक, आप मैं- लोग यहाँ पे बैठकर मंकी बैलेंसिंग करने लग जाते हैं। अगर ऐसा तो वैसा तो आरएसएस तो बीजेपी। चलिए, मेरे एक और मेहमान है, मैं उनको जरा चर्चा में ले आऊं। के सदस्य हैं, इनसे बता ठीक, दीजिए। एक सेकंड, नंबर जैदी जी और हक साहब एक सेकंड। अश्वनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। अश्वनी जी, अभी हसनुल हक साहब मुझे कानून बता रहे थे और बता रहे थे कि देखिए अभी तो जांच चली है, उसके बाद उसे पहले से ही ये बोल देना कि वो मुजरिम है। हालांकि वो स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेकिन के बाद उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। आप सर समझा दीजिए क्या है कानूनी दांवपेच? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर उनको बाकायदा मुस्लिम्स अगर मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। अगर मुस्लिम्स को टारगेट करना होता है तो सबसे पहले एमआईएम को बैन करते, पीस पार्टी को बंद करते, केरल की जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसको बंद करते, वो असम की जो बदरुल इस्लाम वाली पार्टी उसको बैन करते और एसडीपीआई को बैन करते। फिर पीएफआई को क्यों बैन करते और मात्र 5 साल के लिए क्यों बैन करते? 5 साल के लिए इसलिए बैन किया गया, मुझे नहीं गवर्नमेंट के पास क्या है मुझे नहीं पता, एज ए एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूं जी। प्राइमा फेसी गवर्नमेंट के पास इतने एविडेंस आ चुके हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फाइनेंशियल एविडेंस या जो भी उनके पास एविडेंस आ चुके हैं कि अब वो कंफर्म है कि भाई अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जब इतना बड़ा स्टेप लेती है, नेशन वाइड बैन करती है, तो अल्टीमेटली अभी कुछ बड़े बड़े दिग्गज खड़े होंगे, उनको विदेशों से फंडिंग आएगी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बैन के खिलाफ जाएंगे तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली वहां अपनी बेइज्जती तो नहीं करानी होगी। तो इसलिए पहले एविडेंस इकट्ठा किया और 5 साल के लिए बैन किया। कुछ लोगों का कहना है लाइफ टाइम बैन क्यों नहीं, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी तो चूंकि प्राइमा फेसी एविडेंस आया है, अभी जब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद 2, 4, 6, 10 को कन्विक्शन भी हो जाएगा तो ये बैन लाइफ बैन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये 5 साल का बैन नहीं होगा, लाइफ बैन होगा पीएफआई के ऊपर। अब दोबारा पीएफआई उबर नहीं पाएगा, भारत में दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं प्राची जरूर कहूंगा, हमने जैसी चर्चा आज किया ऐसी चर्चा हमने सिमी के बारे में किया। सिमी के बारे में खूब चर्चा हुई, अंत में सरकार ने सिमी को बैन किया जी। और सिमी का जब बैन हुआ तो सिमी के नाम हो गया पीएफआई। अब पीएफआई को बैन कर रहे हैं, ये कल को बन जाएगा डीएफआई, डीएफआई को बंद कर देंगे वो बन जाएगा सीएफआई, सीएफआई को बैन कर देंगे वो बन जाएगा जेएफआई। तो कुछ न कुछ बनता रहेगा। इसलिए जैसा चाणक्य कहते थे, अपराध को खत्म करो, अपराधियों को भी खत्म करो। तो अभी अपराधी संगठन, जिहादी संगठन के ऊपर बैन हो गया, लेकिन मेरा अपना मानना है जिहादी सोच के ऊपर भी बैन लगना चाहिए। जिहादी सोच के ऊपर कैसे बैन लगेगा? ये जितने जिहादी संगठन हैं, इन सब को खाड़ी देशों से फंडिंग होती हवाला के जरिए और वेस्ट कंट्रीज से फंडिंग होती है एफसीआरए के जरिए। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा और एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा जब तक इनकी विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी। एक बार प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जब तक इनकी विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये पीएफआई है जो 3 तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, बहुविवाह का समर्थन करता है, बुर्के का समर्थन करता है, हिजाब का समर्थन करता है। पूरे देश में इसने दारुल कजा बैठा रखी है, दारुल कजा को शरिया कोर्ट कहते हैं, इसने दारुल कजा बैठा रखी है। ये चाहता है कि मुस्लिम में चाची मामी से निकाह हो, चचेरी बहन ममेरी बहन से निकाह हो। ये पीएफआई है जो पूरे देश में लैंड फैला रहा है। ये पीएफआई है ये पीएफआई है जो जगह जगह गजवा। अरे हसनुल हक साहब, जब भी कोई बात होती है तो अपने शब्दों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ऐसे शब्द क्या शोभा देते हैं आपको डिबेट में बैठकर? राजनीतिक विश्लेषक के सर मैं आ रही हूँ आपके पास, अब दीजिए जवाब, लेकिन जरा शब्दों में बांट लीजिए सर। अपने आप को लॉयर बता रहे हैं आप, तो शब्दों का चयन ठीक से कर लीजिए। इनसे आपने पूछा मुजरिम पे, इन्होंने जवाब दिया। कन्नी का क्यों काट रहे ये लेकिन बोल रहे हैं तो वो सही है। अरे क्यों नहीं जवाब देते हैं डायरेक्ट? आप बोलिए कि जो जितने भी देश में जितने भी है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो देश में धार्मिक आस्थाओं भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, सब लोगों पर बैन लगना चाहिए। वो हिंदू हो या मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे बैन लगना है। आप चाची मामी बात कर रहे हैं, जाहिल की तरह। ठीक है,
मुद्दे पे ठीक है, बात की जाए, बोलिए अच्छा नहीं। बता रहा हूँ सुनो भैया, देखिए इस चलिए बदतमीज सर, थोड़ा सा आदमी को निकालिए संयम आप यहाँ रखिए, से। थोड़ा सा संयम आप रखिए। इस बदतमीज को निकालिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सर सर इस बदतमीज को निकालिए यहाँ ऐसी से। भाषाओं का इस्तेमाल मत करिए सर। मैं बार बार आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे चर्चा के स्तर को ऐसा रहने दीजिए कि मेरे दर्शक बड़ी आसानी से इस चर्चा को सुन पाएं और समझ पाएं कि चर्चा क्यों हो रही थी। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। प्रोफेसर कपिल कुमार जी। नहीं प्राची जी, मैं जवाब दे देता हूँ। प्राची जी बस एक मिनट, प्राची जी मैं जवाब दे सर रहा हूं। जल्दी से कंप्लीट करिए अश्विनी जी। देखिए, हाँ, जब पीएफआई की बात आएगी तो दुनिया भर की बातें करते हैं। अरे भैया, तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है। हसन हक साहब, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगी, आप बीच में बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं साफ कर दे रही हूँ सर। अफगानिस्तान अशांत है। दुनिया के 55 देशों में ना हिंदू है। ठीक है, सर अश्विनी जी आपकी बात आ गई। अश्विनी जी आपकी बात आ गई। मैं बाकी मेहमानों के पास चले जाऊं सर। अब प्रोफेसर कपिल कुमार जी। देखिए, मुझे हक साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे कुछ बातों की बड़ी हैरानी होती है। पहली बात आप ये देखिए कि पीएफआई के खिलाफ जो ये सब शिकायतें आई थी और जो शब्द वहां पे कॉइन किया गया था केरला के अंदर, लव जिहाद और वो हिंदुओं ने नहीं किया था, आरएसएस ने नहीं किया था। मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन इतिहास के तौर पे देखता हूं। वो किया था क्रिश्चियन पादरियों ने कि हमारी क्रिश्चियन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले उनके केस आए थे। फिर वहां पे एक व्यक्ति के, उसने गलत कहा होगा, और जो नहीं कहना चाहिए उन्हें पैगंबर के लिए गलत कहा होगा, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका भी जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसका एक कानूनी रास्ता है। उसका रास्ता ये नहीं है कि आप उसके हाथ काटते जाके, और आपने उसके हाथ काट दिए। आप कहिए तो मुलाजिम है, जब तक 4 गवाह नहीं बता देंगे कि इसी ने हाथ काटे थे। और मैं तो ऐसे ऐसे वकीलों के आर्गुमेंट देखे हैं भाई साहब, निर्भया केस में ही देख लिया था कि जिन्होंने वो सब किया था ये प्रूव करने में लग गए थे कि ये तो उस दिन थे ही नहीं यहां पे दिल्ली में, ये तो दूसरी जगह बैठे थे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसका मतलब देश के अंदर एजेंसियों को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैसला कोर्ट देगा। कई बार कोर्ट से यह हुआ है कि जिन लोगों पे चार्जेस लगे हैं उन्हें मुक्त भी किया गया है। पूरी बात सुन लीजिए जनाब, फालतू मत बोलो। मिस्टर रशीद खान, फालतू मत बोलो, फालतू मत बोलो। पहले बीच में मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था। तहजीब से बात करना सीखो, डिबेट करना सीखो। मैं कोई मेरे यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। अरे चुप करिए सर, एक एक करके आप इसी बहस में नहीं उलझेंगे। राशिद जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। 1 सेकंड उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आज ये राशिद जी और ये यहाँ पे बैठे इसलिए हैं पीएफआई की वकालत करने के लिए, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि धर्म देश से ऊपर है और ये धर्म को अपने धर्म। मुझे एक बात बताइए, ये इसको कंडेम करेंगे? ओवासी के भाई ने जो कहा था कि हमको 10 मिनट दे दो और अपनी फौज हटा लो, हम देख लेंगे यहाँ पे, उसको कंडेम किया इन्होंने। वो मेमन का वहां पे बन रहा था मजार बंबई के अंदर, उसको कंडेम किया इन्होंने कभी ये कंडेम किया कि जिन मुस्लिम यूथ को बहका करके एफआई भेज रही थी आईएसआई और अलकायदा का वो बनाने के लिए, वो नहीं जाने चाहिए, कभी बोला इन्होंने? ये लोग राजनीति करते हैं अपने परिवार बनाने के लिए, और जितने लोग ये मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं, बच्चों को कहेंगे मदरसे में जाओ गरीबों के, और अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और विदेश भेजेंगे। सर्वे करके देख लीजिए। राशिद खान जी, इन तमाम सवालों का मुस्लिम जवाब दे कम्युनिटी के अंदर भी कोई वकील नहीं मिलता, राशिद कोई खान। वो नहीं मिलता, प्रोफेसर और डॉक्टर, इन्हें सिर्फ क्रिमिनल मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए। राशिद खान जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपके नेता, रुकिए 1 सेकंड, आपके नेता राशिद अलवी जी का बयान है कि पीएफआई पर बैन लगाना पॉलिटिकल स्टंट है। कैसे है ये पॉलिटिकल स्टंट, समझाएंगे जरा मुझे? देखिए सुनिए, पॉलिटिकल अगर से गिमिक नहीं है तो फिर दूसरे भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी नेशनल है, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए। मेरा मुतालिबा वो है, मेरा डिमांड वो है। तो क्या गलत बोल रहा हूँ? मेरे को आप बोलिए, राइट के जितने भी बेबी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनका दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है? ओवासी का उठाए ना सबसे पहले, फिर वहां पे हैदराबाद के अंदर यशवंत सिन्हा एक तंजीम का 25 साल से रुकून था, वो एक एफिडेविट पेश करता है महाराष्ट्र अंदर को कि एक तंजीम दहशतगर्दी के चीजों में मुलविस है। क्या उसके बारे में कार्रवाई नहीं होना चाहिए? वो तंजीम के बारे में राशिद खान एक जी, तंजीम का राशिद खान जी, मैं बीच में टोकूंगी तो फिर आप हल्ला करने लगेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही, लेकिन मुझे टोकना पड़ेगा। सर सुनिए ना, मैं मेरे डिबेट सुनिए, 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए।
राशिद जी एक सेकंड रुकिए। मैं पीएफआई को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि पीएफआई पर अगर बैन लग गया, आप इसे पॉलिटिकल स्टंट बता देते हैं, एक वर्ग के खिलाफ इसे नाइंसाफी बता देते हैं। सर ये वही पीएफआई है जिसके खिलाफ अभी छापेमारी की एनआईए ने, तो सड़कों पर उतर गए कार्यकर्ता, ऑटो तोड़ दिए, बस तोड़ दिए, आम लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा है। इसका तो आपको दिल खोलकर स्वागत कर देना चाहिए। नहीं, जो सड़कों पे उतर के जो मजम्मत कर लेते हुए लोग जो प्रोटेस्ट करे और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। हम कुछ इन पे बात कर रहे हैं, हम कोई भी एंटी नेशनल रहते हैं उसके पे बात नहीं करते। पर मेरा पता है कि अगर से हिंदुस्तान को मुकम्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से साफ करना है, चिंता वाजिब तो है साहब, आपकी चिंता वाजिब है, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। लेकिन आप सर, मुझे आपसे इस बात को लेकर शिकायत है राशिद खान जी, आपको सारी चिंताएं हैं, आप सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएफआई का नाम नहीं ले पा रहे सर आप। कि वही राशिद खान है कि अभी कुछ दिन पहले ही ये हैदराबाद में आग लगाने की बात कर रहे थे और आज ये बात करते हैं कि सारे पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए राशिद खान, कौन सा मुंह लेकर आप ये बातें करने के लिए आ जाते हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेकने आते हो ना मुसलमानों के ऊपर। भारत का मुसलमान आप जैसे नेताओं पर, आप जैसी पार्टियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और आप जैसी पार्टियों को रिजेक्ट कर चुका है, चाहे आपकी अलाइज हो पीएफआई, एसडीपीआई जैसी, चाहे आपकी पार्टियां हो, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हो। भारत के मुसलमानों को आप अतिवादी संगठनों के साथ जोड़ते हो जो कि भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। ठीक है अंबरज़र जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं शाहीन कौसर जी का मुसलमान आप शाहीन कौसर जी राशिद खान किसी हिंदू ने नारा नहीं दिया तंसर से जुदा। कपिल जी एक सेकंड, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने हम लोग नहीं बैठे हैं। शाहीन कौसर और आप उसे भी डिफेंड करने आते हो। शाहीन कौसर जी बात पीएफआई को लेकर है, क्या मैडम आप नाम लेकर कह पाएंगी कि पीएफआई के खिलाफ अगर सबूत मिले हैं तो उसके खिलाफ हुई कार्रवाई बिल्कुल सही है? राशिद जी एक सेकंड, सर मैं अलग चली गई आप लोगों से। शाहीन जी होनी चाहिए, डिबेट की एक मर्यादा होनी चाहिए मैडम। जो मामी चाची नानी कहने वाले लोग हैं उन पे भी जरा लगाम कसनी चाहिए कि जो जबान में जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं। और जबकि क्या ये पर्सनल खुंदक यहाँ निकाली जा रही है डिबेट पर बैठ कर, तो आप निकाल रही है, सब आप निकाल रही है सरकार के खिलाफ। सब एक जिम्मेदार नागरिक है। माफ कीजिएगा, मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला है कि जो एंटी नेशनल हो। बात सब बोलने का नहीं है, बात आप क्या बोल रही हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या निकलता है। आप डिफेंड कर रही है टेररिस्टों को, मैं एसडीपीआई का स्टैंड जानूं। शाहीन जी बचा रही है टेररिस्टों को। शाहीन जी सुनिए, किसने क्या बोला इस पर भी बहस हो जाएगी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पीएफआई पर हुई ये कार्रवाई गलत है या सही है, हाँ या ना? सच साबित होगा, देश में आतंक फैलाने वाला, देश को जो भी एविडेंस है उनका क्या? आपको देश की एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, आपको कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट कौन से सबूतों के आधार पर शुरुआत है, अभी आप देखिए देश विरोधियों का आगे क्या क्या हाल होगा। शाउटिंग से किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी, शाउटिंग से किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। अंबरज़र जी ठीक है, शाहीन कौसर जी आपने सब पर बात की, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब हाँ या ना में आपने नहीं दिया। इसी बातचीत में सारा वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं आया एसडीपीआई का स्टैंड क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।